हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए भारत इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आज का पहला प्रश्न है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान क्या था। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान क्या था। तो ऑप्शन में है भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का, ऑप्शन बी में है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन सी में है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और ऑप्शन डी में है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सूरत विभाजन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1907, 1928, 1931 और 1905। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था। तो ऑप्शन में है 1929, 1932, 1928 और 1907। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ऑप्शन में है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और ऑप्शन डी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो ऑप्शन में है 1771 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1861 ईस्वी और 1905 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को आविष्कार करने का अधिकार मिला। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। भारत के किस गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को आविष्कार करने का अधिकार मिला। तो ऑप्शन में है 1784 का पिंड इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी में है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी में है 1813 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी में है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन में है 1858 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1885 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1875 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1866 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 8, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई। ऑप्शन में है द्वैत शासन प्रणाली, ऑप्शन बी में है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी है संघीय व्यवस्था और ऑप्शन डी में है प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन में है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी है AB अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी में है लॉर्ड एमरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं था। तो इसका ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी में है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान की स्वीकृति और ऑप्शन डी में है संविधान निर्माण का अधिकार।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं था? तो पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ऑप्शन में है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। ऑप्शन बी है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। ऑप्शन सी में है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए है डुरंड योजना। ऑप्शन बी में है मिंटो मार्ले योजना। ऑप्शन सी है माउंट बेटन योजना। और ऑप्शन डी में है बेवेल योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट बेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंट बेटन योजना के नाम से जानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में है दंती दुर्ग। ऑप्शन बी है कृष्ण प्रथम। ऑप्शन सी इंद्र द्वितीय। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 14, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है बलाल सेन। ऑप्शन बी हेमंत सेन, विजय सेन और सूरसेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सेन। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो हेमंत सेन ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल को कहा जाता है। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? तो ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हीरोडोटस। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह किसका कथन था? तो मेगास्थनीज का कथन था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ऑप्शन में है अशोक, बृहद्रथ, संप्रति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सौत्रामणि, राजसूय, पुत्रेष्टि, अश्वमेध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सौत्रामणि। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता है? तो सौत्रामणि। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन है 1852, 1856, 1858 और 1860। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1858 ईस्वी में पारित हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 9896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो ऑप्शन में है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। ऑप्शन बी है पहली बार गीत गाया गया। ऑप्शन सी है पहली बार तिरंगा लहराया गया। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी है सर चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड। और ऑप्शन डी है लॉर्ड एलन बोरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 22, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है?
तो ऑप्शन में है डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली द्वारा किया जाता है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारतज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो पुर्तगाली द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरुद्ध में वापस कर दी थी? तो ऑप्शन है बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 24, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1913, ऑप्शन बी है बॉम्बे अधिवेशन 1915, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन 1916 और ऑप्शन डी में है कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? तो कोची, चिनसुरा, सूरत और चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोची में स्थापित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑप्शन में है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और ऑप्शन डी में है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 27, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो ऑप्शन ए है मीर कासिम, ऑप्शन बी है सादत अली खान द्वितीय, ऑप्शन सी है अली वर्दी खान और ऑप्शन डी में है सिराजुद्दौला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम के द्वारा की गई थी, लड़ी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? तो ऑप्शन में है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन द्वारा। और लॉर्ड लिटन ने 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे और उसके बाद में 1878 के अकाल को सही ढंग से ना संभाल पाने के लिए उनको कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। तो ये नोट है, इसको भी याद रखेंगे। वर्नाकुलर अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1878 को पारित हुआ था। और किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी में है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 30, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो ऑप्शन ए है आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, ऑप्शन बी में है भारत में शिक्षा सुधार के लिए, ऑप्शन सी है उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो ऑप्शन है नाना फडणवीस और ऑप्शन बी में है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी है नारायण राव बाजीराव और ऑप्शन डी है संभाजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस ने किया था।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो ऑप्शन में है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और ऑप्शन डी में है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 33, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो ऑप्शन है 1663, 1668, 1670 और 1689। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1668 ईस्वी में। ईस्ट इंडियन कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो 1668 ईस्वी में किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले और ऑप्शन डी है दादू दयाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ज्योतिबा फूले ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1915 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1920 और 1925 ईस्वी में। तो कब दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? तो 1915 ईस्वी में दी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, JB कृपलानी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? तो ऑप्शन है 1902 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में और 1910 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? तो 1906 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 38, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन है 1941 ईस्वी, ऑप्शन बी 1942, 1943 और 1945 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1943 ईस्वी में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो 1943 ईस्वी में की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी में है होम रूल आंदोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 40, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी मीनू मसानी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है अच्युत पटवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। किस समाजवादी ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो राम मनोहर लोहिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 41, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र और निजामुद्दीन अली खान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, मीर जाफ़र को बैठाया गया था। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। इस लड़ाई में मीर जाफ़र बंगाल के नए नवाब बने। तो इसे भी याद रखेंगे, यहाँ पे नोट में ये दे दूंगा, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड एलन बोरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से लेकर 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसे भी याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो ऑप्शन है कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र और अलीपुर बम केस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, जापान और जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। तो देखते हैं और इसका नोट में क्या है। तो सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और नेशनल इंडियन आर्मी की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन है गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन सिंह और ऑप्शन डी में है गुरु हरिराय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरु अंगद के द्वारा शुरू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 46। बरिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी जुगांतर, ऑप्शन सी गद्दार और ऑप्शन डी में है महारत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुगांतर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय कि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 48। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन और कराची अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है मुस्लिम लीग की स्थापना, पाकिस्तान प्रस्ताव, जिन्ना गांधी वार्ता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की स्थापना। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुसलमानों के अधिकार की रक्षा करना, परंतु उसके बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। तो इसे भी याद रखेंगे, ये नोट में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो 50वां क्वेश्चन है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन में है हेनरी विलियम डेरोजियो, ऑप्शन बी है मधुसूदन दत्ता, ऑप्शन सी है मदन मोहन तारकलंकर, ऑप्शन डी में है सुरेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विलियम डेरोजियो। तो हेनरी विलियम डेरोजियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।